हेलो फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे इंडियन पॉलिटी का थर्ड चैप्टर साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की प्रमुख विशेषताएं, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आप उसको मेरे चैनल पर जाकर कवर कर सकते हैं, वीडियोस अपलोडेड हैं। तो इसमें हम पहला पॉइंट देखते हैं। इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स आर 7th, 42, 44th, 73, 74 एंड वन मोर, एक और है इसमें 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये कौन, जब हमारा संविधान अपनाया गया था तो ये सबसे खास संशोधन हुए थे हमारे, किस में हुए थे, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो था वो 1976 में हुआ था, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके फीचर्स देख लेते हैं हम। पहला है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन drawn from various sources, blend of rigidity and flexibility, federal system with unitary base, parliamentary form of government, synthesis of parliamentary Soviet and judicial supremacy, integrated and independent judiciary, fundamental rights, fundamental duties, DPSP, आगे है सिंगल सिटीजनशिप, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांसिस, इम्पोर्टेंट बॉडीज, इमरजेंसी प्रोविजंस, और 3 हर गवर्नमेंट। इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेज, हमारे जो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत थे वो हमने कहाँ से सोर्सेज लिए थे भारत को संविधान के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कुछ हमने 1935 का जो गवर्नमेंट एक्ट आया था, हमने कुछ चीज़ें वहाँ से अडॉप्ट की थी, जैसे कि मेजर सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल स्कीम्स जो थी हमारी, ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेट एंड जॉइंट पब्लिक सर्विसेज। ये हमने सारी चीज़ें कहाँ से ली थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अब आगे चलते हैं, कुछ जैसे हमने कनाडा, यूएसए, यूएसएसआर, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश, साउथ अफ्रीका, जापान, इन सब से हमने कुछ ना कुछ लिया है। कनाडा से हमने फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेकंड पॉइंट है रेसिडुअल पावर विद सेंटर, थर्ड एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि हमने कनाडा से ये लिया था, जैसे हिंदी में देखा जाए तो हमने संघात्मक विशेषताएं कहाँ से लिए, कनाडा से ही लिए हैं। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन, ये भी हमने कनाडा से लिया है। राज्यपाल की नियुक्ति, विशेष प्रक्रिया जितनी भी होती हैं वो हमने सब कनाडा से लिए हैं। आगे चलते हैं यूएसए, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इम्प्लीजमेंट प्रोसीजर, रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज। यूएसएसआर, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जितने मौलिक कर्तव्य हैं हमारे, और आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये हमने यूएसएसआर से लिया, मतलब कि रूस से लिया है। जर्मनी से हमें नेशनल इमरजेंसीज, साउथ अफ्रीका अमेंडमेंट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द अपर हाउस, फ्रांस लिबर्टी, इक्वेशन वो इक्वलिटी, एंड ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से लिए, फ्रांस से लिए हैं। ब्रिटिश रोल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे
कुछ ना कुछ हमने अडॉप्ट किया है अपने संविधान में, इसीलिए इसे हम उधार का थैला भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उधार का थैला। हर देश से हमने कुछ ना कुछ लिया है। जापान से फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना, ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ ना कुछ लिया हुआ है, पेरिस से DPSP, द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब आगे देखते हैं साइलेंट फीचर्स में हमें साइलेंट फीचर्स के भी सोर्सेज पढ़े, तो हम आगे देखते हैं फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। फंडामेंटल राइट्स में हम देखते हैं राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से 18 के बीच कवर करता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू वो आर्टिकल 32। इधर से देखते हैं राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन राइट। तो हमारे कितने हैं फंडामेंटल राइट्स में? आर्टिकल 12 से लेकर 35 पार्ट 3 में से हमने रखा हुआ है किसके? भारत के संविधान में। तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में हमारे अधिकार है, हमारे राइट्स हैं। तो राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 के बीच का है। फ्रीडम 19 से 22 के बीच है। ये 23 से 24, 25 से 28। एजुकेशन और कल्चर हमारा आता है 29 से 30। और राइट टू वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आती है हमारे 32 में। ठीक है, इसी तरह से हम इनको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी हम इसे शॉर्ट में देखते हैं। अब इसी तरह से आगे हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या आता है? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के हिसाब से द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम कहते हैं DPSP भी कहते हैं शॉर्ट में, इज अ नॉवल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नॉवल फीचर का नाम दिया इन्होंने इसे कॉन्स्टिट्यूशन में। दे आर एनुमरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसे हमने किस में रखा है? DPSP को पार्ट 4 के बीच, पार्ट 4 में, भाग 4 में रखा हुआ है। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 बोर्ड कैटेगरीज। 3 बोर्ड कैटेगरीज में इसे क्लासीफाई किया हुआ है। सोशियोलॉजिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। सॉरी। So the directive principles are meant for promoting the ideal of social and economical democracy, the seek of established a welfare state in India। जैसे कि अभी हमने देखा DPSP के बारे में, इसे हम हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। जो डॉक्टर BR अम्बेडकर के हिसाब से राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत थे भारतीय संविधान में अनूठी विशेषता है ये, जिसे हमने नॉवल फीचर्स कहा है ना, ये अनूठी विशेषता है। अब इसे हमने चौथे भाग में रखा हुआ है। इसे मोटे तौर पे हम 3 भागों में विभाजित कर देते हैं, जैसे कि सामाजिक, गांधीवादी और उदार बौद्धिक में। जो नीति निर्देशक तत्व है हमारा, उसे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इसका काम क्या है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य भारत के एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना भी है। हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह देखा जाए तो कानून रूप से लागू नहीं किया जा सकता, इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। संविधान में कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था में ये सिद्धांत मौलिक है और यह देश की जिम्मेदारी है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाए, है ना। हमारे DPSP में क्या कहते हैं कि संविधान में कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था में यह सिद्धांत मौलिक है और यह देश की जिम्मेदारी है कि वो कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाएं।
जैसे कि मिनर्वा मिल्स मामले में जो 1980 में आया था, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर ही रखी गई है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है ये? मौलिक कर्तव्य कहते हैं इनको। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स. These were added during the operation of internal emergency 1975 to 1977 by the 42 Constitutional Amendment Act of 1976 on the recommendation of the Swan Singh Committee. The 86th Constitutional Amendment Act of 2002 added one more fundamental duty. तो अगर हम इसे हिंदी में देखें तो क्या कहता है? मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है ना? ये क्या कह रहा है? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स. तो क्या है? मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है. इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पे ही 1976 जो था, यहाँ जब एक संशोधन हुआ था, उन जिसे कहते हैं 42वें संशोधन, जो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल 1975 से 1977 के दौरान शामिल किया गया था, जैसा कि अभी हमने देखा. तो 2002 में 86वें जो संविधान संशोधन हुआ था, उसमें एक और मौलिक कर्तव्य को क्या किया था? जोड़ दिया था, इसमें ऐड किया था. तो जो ये मौलिक कर्तव्य है हमारा, संविधान के भाग ए नहीं 4A जो है ना, चौथे भाग का ए में मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया गया है ना, जिसमें केवल एक ही अनुच्छेद है, जिसमें केवल सिर्फ एक ही आर्टिकल है. वो कौन सा है? 51A, 51(1) भी कह सकते हैं हम उसे. इसी का ही जिक्र किया गया है. इसमें क्या होता है हमारे? ये कहता है हमारे संविधान, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करेंगे हम, और सभी भाईचारा से रहेंगे, आपस में ऐसी भावना रखेंगे भाईचारे वाली. ठीक है, तो ये हम कवर कर लिया हमने फंडामेंटल ड्यूटीज. अब हम आते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस.